अप्सरा क्लोई ने सुपरमार्केट से ब्रेड चुराई पर मैंने फोन में उसका बवाल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब वो बुरी तरह मेज्ड अप हो चुकी थी एकदम। मुझे देखते ही उसकी हवा टाइट हो गई और वो भागने लगी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मिस ब्यूटी, तुम अरेस्ट हो चुकी हो, तुम्हारा गेम बजा दिया है मैंने। चोरी करते पकड़े जाने पर वो खौफ के मारे थर-थर कांपने लगी, लेकिन मेरा उसे ऐसे ही जाने देने का कोई प्लान नहीं था बॉस। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उसे बेइज्जती से बचाने के लिए जाने दिया था, पर अगले ही दिन मुझे पता चला कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सुनकर मेरा फ्यूज उड़ गया था। अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं हर हाल में उसे बचा लूंगा और अपने सीनियर ईयर में वो मेरे साथ ही जिंदा और महफूज रहेगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि उसका एक्सीडेंट किस वक्त हुआ था, इसलिए अपना सारा डर खत्म करने के लिए अगर मुझे उसे रात भर यहीं रोकना पड़ा तो मैं उसे पक्का यहीं रोक लूंगा। बस कैसे भी करके वो आज का दिन निकाल लें। इसलिए इस बार मैंने उसे जाने नहीं दिया और सीधा एक खाली कोने में खींच लिया अपना ओजी प्लान चलाने के लिए। एकदम एक शैतानी मुस्कान के साथ मैंने वो वीडियो चला दिया और बोला, वेल वेल क्लोई, तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी कि पूरा स्कूल तुम्हारा ये तमाशा देखे और तुम्हारी इज्जत का कचरा हो। शर्म के मारे उसके गाल और लाल हो गए। उसकी आंसुओं से भरी आंखें बिना कुछ बोले मुझसे भीख मांग रही थीं, पर मैं इस छलावे में फंसने नहीं वाला था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, जो भी तुमने चुराया है उसे बाहर निकालो या फिर मुझे खुद ही तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। जल्दी निकाल। तुम्हारी किस्मत एकदम खराब है क्लोई, क्योंकि मेरे पापा ही इस स्टोर के मालिक हैं। क्लोई ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। एकदम से उसकी वाट लगी हुई थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपने बैकपैक से 3 ब्रेड के पैकेट निकाले, पर मैं हैरान था क्योंकि उसने सबसे सस्ती वाली ब्रेड चुनी थी। सच में ये तो एकदम अजीब बात थी। अगर तुम चोरी ही कर रही हो तो कुछ अच्छा क्यों नहीं चुराती? कम से कम एक ड्रमस्टिक या सॉसेज तो उठा लेती यार। मैंने बिना कुछ सोचे उसका सारा सामान बैकपैक से निकालकर सीधा उस टेबल पर पलट दिया था। वहां पर टेक्स्ट बुक्स, गर्मियों का होमवर्क, कुछ स्कूल की चीजें, एक फटा हुआ पेंसिल केस और एक सफेद सैनिटरी पैड पड़ा था, जिसे देखकर मेरा थोड़ा सा माथा ठनका कि ये क्या है। ये सब देखकर क्लोई का चेहरा सफेद पड़ गया और वो तेजी से आगे आई। उसने तुरंत वो पैड अपनी मुट्ठी में दबा लिया और फिर झटके से अपना बैकपैक वापस छीन लिया। पर जल्दबाजी में उस बैग का स्ट्रैप टूट गया। जी बस, वो 3 ब्रेड के पैकेट हैं। उसने एक बहुत कमजोर सी नजर से मुझे घूरकर देखा। उसकी लाल आंखों ने उसके मासूम चेहरे को और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बना दिया था। मैंने भी वापस घूरते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो? मैंने उसके टूटे हुए बैग को पूरी तरह से इग्नोर करने का नाटक किया और झटके से बैग पकड़कर वापस उस टेबल पर जोर से फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फट्टू और बेवकूफ हूं? तुम 3 सस्ती ब्रेड के लिए पूरा बैकपैक भरकर लाई हो। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके एकदम करीब जाने लगा था। वो डर गई और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने उसके कपड़ों की तरफ नीचे देखा और कहा, यह जैकेट काफी भारी लग रही है, क्या तुमने इसमें कुछ छुपा रखा है? उसने तुरंत अपनी छाती को ढक लिया और कहा, नहीं। मैंने कहा, बहाने मत बनाओ, अपनी जैकेट उतारो और मुझे ऐसा खुद करने पर मजबूर मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि कल पूरा स्कूल इस चोरी के बारे में सुने तो मान जाओ। वो सुनकर तुरंत पैनिक हो गई और कांपते हुए बोली, नहीं। उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन का जिपर नीचे किया। जिपर खुलते ही उसकी गोरी और पतली सी गर्दन मुझे एकदम साफ नजर आने लगी थी। सच में यार, उस पुरानी टी शर्ट के कॉलर के साथ उसकी नाजुक आधी कॉलर बोन भी दिख रही थी। उसकी स्किन कतई जहर और इतनी गोरी थी कि मेरी तो आंखें ही फिक्स हो गईं। मुझे सच में नहीं पता था कि ढीले कपड़े इतना स्पेस छिपा सकते हैं। बेइज्जती से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। क्लोई ने मुझसे बोला, क्या तुमने मुझे जी भर कर देख लिया है? उसने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं एक और बार देखने के लिए थोड़ा और पास झुका। उसके बॉडी वॉश की महक साफ डिटर्जेंट के साथ मिलकर मुझे एकदम पागल कर रही थी बॉस। मैंने कहा, तुमने अभी भी एक और लेयर पहन रखी है। उसने अपना होंठ काटा और बोली, ये मेरी आखिरी लेयर है, मैं इसे नहीं उतार सकती, छोड़ दो। मैंने सिर हिलाया और उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन एक बात पर मेरा माथा ठनका। अगर किसी लड़की की इस तरह से कोई लड़का इतनी करीब से तलाशी ले तो उस लड़की की आंखों में नफरत और घिन होनी चाहिए, लेकिन क्लोई की आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी और उदासी थी, जैसे वो बस बुरी तरह से परेशान हो चुकी हो। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि क्लोई मुझसे नफरत नहीं करती थी। अगर मैं थोड़ा और गहराई में सोचूं तो शायद इस सबसे पहले वो मुझ पर थोड़ा बहुत लट्टू भी थी। सच कह रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद था हमने कभी बात तक नहीं की थी, यहां तक कि क्लास में कभी हमारी नजरें भी नहीं मिली थी। एकदम सच। क्या मैं टीनेज में सच में इतना बड़ा नूब था? अपने उस पुराने बेवकूफ वाले रूप के बारे में सोचकर ही मेरा सिर दर्द करने लग जाता था। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की परवाह थी और वो जिस जमीन पर चलती मैं उसे पूछता था, उसकी तरफ से मिला एक भी कंफ्यूज करने वाला सिग्नल मेरी पूरी रात की नींद उड़ा देता था। पीछे मुड़कर देखूं तो मैं एक बहुत बड़ा ढक्कन था। मैंने एक कदम पीछे लिया और नीचे देखकर कहा, तुम्हारे शॉर्ट्स में कुछ छिपा तो नहीं है ना क्लोई? उसने बहुत शरीफों की तरह अपनी दोनों जेबें बाहर पलट दी। मैंने उन्हें इग्नोर मारा और दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी की तरफ एक नजर डाली। अभी सिर्फ कुछ ही मिनट बीते थे और वो कार शायद अब तक चौराहे तक भी नहीं पहुंची होगी, इसलिए मैंने उसे फालतू में परेशान करना चालू रखा, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। बिल्कुल भी। खाली जेबें कुछ साबित नहीं करती, मुझे खुद चेक करने दो। मैं नीचे बैठा और अपने हाथ उसके शॉर्ट्स की तरफ बढ़ाए उसका गेम टेस्ट करने के लिए। क्लोई सच में बुरी तरह डर गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। मुझे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी, इसलिए मैंने उसे 2 बार कूदने के लिए कहा ताकि मैं देख लूं। मैंने कहा, कूदो और देखो कि क्या कुछ नीचे गिरता है। जब वो अपनी जगह से नहीं हिली तो मैंने कहा, या तो मैं चेक करूं या तुम खुद कूदो, तुम्हारी मर्जी है बॉस। क्लोई ने चुपचाप बात मानने का फैसला किया। उसने चोरी की थी तो उसे लगा वो मुझसे बहस नहीं कर सकती। उसने हल्के से हाथ उठाए और एक छोटी सी जंप के लिए खुद को तैयार किया। मैं ऐसा नाटक करने वाला था कि फर्श चेक कर रहा हूं, पर मेरी नजरें अपने आप ही उसके पैरों से थोड़ा ऊपर की तरफ चली गईं। सख्त लौंडा पिघल गया था। वो नीचे देखने में इतनी ज्यादा मगन थी कि उसने मेरे घूरने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो दोबारा कूदी और मैंने तुरंत अपनी नजरें हटाकर कहा, ठीक है, बस अब इतना काफी है, वरना और बड़ा बवाल हो जाएगा। ऐसे ही कूदती रहोगी तो मेरा सिर चकरा जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसने कहा, मैंने बस 3 ब्रेड ली थी और वो भी वापस दे दी हैं, छोड़ दो। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मुझे उसे रोकने का कोई और बहाना याद नहीं आया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची मैंने पीछे से आवाज देकर कहा, रुको। वो पलटी और अपने बैकपैक को कसकर छाती से लगा लिया। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें बहुत ही खौफ और सावधानी के साथ मुझे घूर रही थीं, एकदम डरी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया कि क्या तुम सच में भूखी हो?
क्लोई ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ भी नहीं बोली। बिना कुछ और बोले मैंने एक ब्रेड का पैकेट फाड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, यहाँ से जाने से पहले इसे चुपचाप खा लो। पूरे स्टॉक रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। क्लोई अभी भी सिर नीचे किए खड़ी थी। उसने ब्रेड लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बस अपना बैग पकड़े वहीं चुपचाप खड़ी रह गई। वो इतनी दुबली लग रही थी कि हवा का एक झोंका भी उसे गिरा दे। मैंने कहा, ये खुल चुका है, अब मैं इसे बेच नहीं सकता, इसे रख ही लो। मैंने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए ब्रेड सीधे उसके हाथ में थमा दी। कुछ सेकंड के बाद क्लोई ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसमें से एक छोटा सा बाइट ले ही लिया था। उसके बाद वो बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी खाने लगी। अचानक उसकी आंखों से दो आंसू एकदम खुले मोतियों की तरह टपके और सीधे नीचे फर्श पर जाकर गिर पड़े थे। सच में, चोरी करते हुए पकड़े जाने से लेकर पूरी तलाशी लिए जाने तक वो एक बार भी नहीं रोई थी। उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही उसने उस ब्रेड का पहला टुकड़ा चखा, वो पूरी तरह से टूट कर रोने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर एक और ब्रेड का पैकेट खोल दिया। मैंने सामान उसके खाली हाथ में दिया और अपनी जेब चेक की, पर वहां कोई टिश्यू नहीं था। डैम एकदम बटाधार हो गया। 17 साल की उम्र में मेरे जैसा लड़का कभी भी अपने साथ कोई टिश्यू नहीं रखता। असली मर्द को हमेशा अपने पास टिश्यू रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि क्लोई की फैमिली के साथ क्या भसड़ मची थी, लेकिन अगर वो लोग गरीब भी थे तो भी यार, ये 21वीं सदी चल रही है, उसकी जैसी एकदम टॉपर बंदी इस हद तक कैसे गिर सकती है कि साला उसे अपना पेट भरने के लिए ब्रेड तक चोरी करनी पड़े। दूसरी ब्रेड खाने के बाद क्लोई की नजर सीधा तीसरी ब्रेड पर गई और इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, उसने फुर्ती से उसे भी लपका पैकेट फाड़ा और एकदम भूखे बीस्ट की तरह उसे खाने लगी। खाते खाते उसने अपना बैग खोला और अंदर से एक कागज और पेन निकाला। फिर उसने बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी जल्दी उस पर कुछ लाइनें लिखनी चालू कर दी। 30 अगस्त 2010, क्लोई बेनेट अब ईथन हेस की 3 ब्रेड की कर्जदार है। मैंने वो नोट अपने हाथ में लिया और पढ़ते ही मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मैं सुन्न था। जिस स्टाइल में उसने ईथन हेस लिखा था, वो उस पुराने वोटिंग पर्चे वाली राइटिंग से एकदम हूबहू मैच कर रहा था। तब अचानक मेरा माथा ठनका और मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। जिस इंसान ने क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए मुझे चुपचाप अपना वोट दिया था, वो मेडिसन नहीं बल्कि क्लोई थी। भाई, सारा लोचा यहीं पर आके खुल गया। मैं बेवकूफ हमेशा यही सोचता रहा कि वो वोट मेडिसन ने दिया है। इसी भारी गलतफहमी के चक्कर में मैं उसके पीछे एकदम पागल था, और उधर मेडिसन मजे से मेरे इस पागलपन का पूरा फायदा उठा रही थी। क्योंकि मेरे परिवार का अपना खुद का एक सुपरमार्केट था, इसलिए वो अक्सर वहां से बिना पैसे दिए पानी, कोल्ड ड्रिंक और च्यूइंग गम फ्री में उठा लिया करती थी। यहाँ तक कि सैनिटरी पैड्स भी। खैर भाई, मैंने वो कर्ज वाला कागज वापस टेबल पर रख दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये उधार पर्ची लिखने से तुम्हारा कांड रफा दफा हो जाएगा? मेरी बात सुनकर क्लोई की हवा टाइट हो गई और वो बवाल के लिए तैयार थी। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अरे चिल मार, मैं मजाक कर रहा था, अब चुपचाप मेरे साथ चल। मैंने तेरा बैग तोड़ा था, मैं तुझे नया दिलाऊंगा। नहीं, मैं इसे खुद सिल लूंगी, उसने कहा। पर यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। ईथन हेस कभी किसी का एहसान अपने सिर पर नहीं रखता, समझी क्या? फिर मैं क्लोई को सीधा बैकपैक वाले सेक्शन में ले गया और वहां पहुंचते ही उसकी नजरें एक खूबसूरत पिंक कलर के बैग पर जाकर टिक गईं। मैंने वो बैग उठाकर सीधा उसके हाथों में थमा दिया। आज से ये बैग तेरा हुआ। नहीं, मेरा बैग तो पहले से ही खराब था। उसने एकदम जिद दिखाते हुए उस बैग को वापस वहीं रख दिया। अगर तू चाहती है कि आज वाले कांड का किसी को पता न चले तो इसे रख ले। क्लोई पल भर रुकी और बैग वापस नीचे उतार लिया। उसने अपनी उधारी वाली पर्ची में एक और आइटम जोड़ दिया, एक बैग। उसका चेहरा एकदम मायूस हो गया था, जैसे उसे लग रहा हो कि वो कभी ये कर्ज नहीं चुका पाएगी, कभी नहीं चुका पाएगी। उसकी ये शक्ल देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। मैंने कहा, जब तू लिस्ट बना ही रही है तो चल, मेरे साथ और भी काम बाकी है। स्कूल वाले सामान के सेक्शन में अचानक मेरी पीठ से कोई चीज टकराई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्लोई अपना माथा रगड़ते हुए मुझसे थोड़ा पीछे की तरफ खिसक रही थी। बड़ी क्यूट थी। अबे थोड़ा देखकर चल, तुझे मुझे टक्कर मारने में बड़ा मजा आता है। क्या कोई ना, अगली बार मैं तुझे जितना मर्जी उतनी टक्कर मारने का मौका दूंगा। फिर मैंने एक मस्त सा पिंक पेंसिल बॉक्स उठाकर उसके हाथों में रख दिया। क्लोई ने जैसे ही उसका प्राइस टैग देखा, उसने तुरंत मना किया। मुझे ये नहीं चाहिए यार, क्लोई ने मेरी बात काटते हुए कहा। अगर आज के इंसिडेंट के बदले तुम ये दे रहे हो तो मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने बड़े ही मजे लेते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने कब कहा कि तुझे पैसे देने पड़ेंगे? तू मेरा ये कर्ज किसी और तरीके से भी चुका सकती है। और तरीका क्या? क्लोई ने अपना सिर झुका लिया और पक्का उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे हंसते हुए देखा, उसने फौरन अपनी नजरें चुरा ली। नजरें तो चुरा ली, लेकिन उसके लाल टमाटर जैसे कान सब सच बता रहे थे। इसके बाद मैं क्लोई को लेकर पूरे स्टोर में यूं ही घूमता रहा, पर एक जगह आकर वो एकदम शर्म से लाल हो गई और वहां से पलटने लगी। मैंने कहा, रुक जा, वरना तू चाहेगी क्या कि पूरे स्कूल को आज के कांड का पता चले? तुझे तो पता ही है मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर क्लोई वापस मेरी तरफ मुड़ गई। मुझे पैड्स की कोई जरूरत नहीं है सच में, क्योंकि मेरी एकदम सॉलिड कैलकुलेशन के हिसाब से एक तेरे बैग में था और एक तूने यूज कर लिया, तो बचे सिर्फ 2। अभी बात सुनकर क्लोई के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। उसकी बोलती बंद हो गई। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और एक पैकेट सीधा उसकी तरफ हवा में उछाल दिया। मजा आया। क्लोई हल्की सी उछली और हवा में ही उसे कैच कर लिया। वो एकदम हैरान थी। इसे भी अपनी उधारी पर्ची में लिखने के बाद उसने चुपके से उस पैकेट को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बोली, तो सच में इनमें से खुशबू आती है, क्योंकि इससे पहले बेचारी ने हमेशा बिना खुशबू वाले एकदम सस्ते पैड्स ही इस्तेमाल किए थे। फिर हम दोनों चलकर दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कहा, आराम से जाना और सड़क पर गाड़ियों का पूरा ध्यान रखना, ठीक सेफली अपने घर पहुंच जाना और कल चुपचाप स्कूल आ जाना। बस इतना कर ले और समझ ले कि आज कुछ हुआ ही नहीं था, भेजे में घुसा। क्लोई को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों हाथों से मुझे वो पर्ची थमा दी। इसे अपने पास रखो, मैं अपना वादा पक्का निभाऊंगी। मैंने भी धीरे से सिर हिलाया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन एकदम बाहर 3 स्टाइलिश लड़कियां खड़ी हमारा वेट कर रही थी। तभी मुझे पुरानी बात याद आई। 30 अगस्त को जब क्लोई यहाँ से गई थी तो उसके ठीक आधे घंटे बाद मेडिसन अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर पूरे भौकाल में एंट्री मारने आई थी। सच में अब उस झूठे वोट वाले कांड में शामिल सारे के सारे लोग यहीं पर मौजूद थे। अब टाइम आ गया था कि सबका हिसाब बराबर करके गेम बजा दिया जाए। मैंने क्लोई को बाहर जाने से रोक लिया और कहा, यहीं रुक और तमाशा देख। उस वक्त मेडिसन ने हमारे रिश्ते को ना तो कभी हाँ कहा था और ना ही मना किया था। वो मेरे सारे महंगे गिफ्ट्स खुशी से लेती थी, पर हमेशा मुझे दूर ही रखती थी। वो तो ग्रेजुएशन से पहले के टाइम को मेरा ट्रायल पीरियड कहकर बुलाती थी, एकदम चुड़ैल, और बोलती थी कि पहले खुद को साबित करके दिखा। डैड बेचारे दुकान में माल भरते थे और मैं वो सारा का सारा माल उठाकर मेडिसन के कदमों में डालाता था। मैं पोपट
मेरी 14 साल की छोटी बहन भी मुझे एकदम लूजर समझती थी, लेकिन कॉलेज के दूसरे साल तक आते आते मुझे इस भयंकर ड्रामे की पूरी असलियत पता चल गई थी कि मेडिसन तो पिछले 1 साल से एक सीनियर लड़के को डेट कर रही है। मेरा बुरी तरह कट गया था। फिर मैंने अपना ध्यान काम पर लगाया। 30 साल की उम्र तक आते आते मेरी नेटवर्थ 100 मिलियन के पार पहुंच चुकी थी और तब तक मेडिसन का पति उसे एक बच्चे के साथ छोड़कर भाग गया था। बेचारी का तगड़ा बटाधार हो गया था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की के पीछे कितनी बेवकूफियां की थी और आज वही मेडिसन मुझे क्लोई के साथ खड़ा देख रही थी, उस बंदी के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं था। उसने मुझे देखकर एकदम सार्कास्टिक टोन में ताना मारते हुए कहा, वाओ ईथन, क्या बात है, अब तुम सीधा इस क्लोई जैसी लड़की से बात करने लग गए हो। एकदम बढ़िया, तो बताओ जरा हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। मैंने कहा, वो मेरी कस्टमर है। मेडिसन, तुम आज यहाँ क्या खरीदने आई हो? मेडिसन के साथ वाली एक लड़की ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मेडिसन, क्या सच में इसके परिवार की अपनी खुद की सुपरमार्केट है? ये तो काफी बड़ी है। ये सुनकर मेडिसन ने एकदम फुल भौकाल में अपना हाथ लहराया और कहा, तुम चारों तरफ देखो और जो भी मर्जी हो उठा लो, आज सारा बिल मेरी तरफ से है। वो दोनों लड़कियां भी ये सुनते ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गईं और पागलों की तरह शॉपिंग करने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने काउंटर पर स्नैक्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा दिया। अपनी पुरानी आदत के हिसाब से मेडिसन ने च्यूइंग गम और ड्रिंक्स उठाई और मुझे ऑर्डर दिया, ईथन, हमारे लिए 2 बड़े वाले बैग लेकर आओ। मैंने कहा, श्योर। मैंने उन सब चीजों को स्कैन करना शुरू कर दिया। मेडिसन एकदम से रुक गई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं सामान का प्राइस स्कैन कर रहा हूँ। तो क्या तुम ये सारा सामान नहीं खरीद रही हो? ये देखकर उसके पीछे खड़ी दोनों लड़कियां फुसफुसाई, मेडिसन ने तो बोला था ना कि ये सब एकदम फ्री है। ये सुनकर मेडिसन बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, ईथन, तुम आज इतनी चीप हरकत क्यों कर रहे हो यार? ये बस थोड़े से स्नैक्स ही तो हैं, ये कोई ज्यादा महंगे थोड़ी हैं। मैं जोर से हंसा और बोला, एकदम सही, ये बहुत सस्ते हैं और तुमने ही तो इनका बिल भरने का ऑफर दिया था। तो क्या हुआ, तुम्हारी औकात नहीं है क्या? ये सुनकर मेडिसन सन रह गई। क्लोई पल के झपकाते हुए ये पूरा तमाशा देखकर एकदम हैरान थी। तभी मेडिसन ने अचानक जोर से काउंटर पर हाथ मारा और चिल्लाई, ईथन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में सीरियस हो। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बोला, लो मैडम, भड़क गई और इसी गुस्से में तुम मुझे दिन दहाड़े लूटने का प्लान बना रही थी। मेडिसन का माथा ठनका, उसे अचानक कुछ याद आया और वो सुन्न पड़ गई। उसने घबराकर पूछा, क्या तुमने कल मुझे और लोगन को मॉल में एक साथ देखा था? ईथन, बिना बात के कपड़ा मत कर यार, मैं बस उससे अचानक टकरा गई थी। मैंने शांत होकर जवाब दिया, सॉरी, मैं कल पूरा दिन अपने घर पर आराम से सो रहा था, मैं किसी मॉल में नहीं गया। तो फिर आज क्या लोचा है? कुछ भी तो नहीं, जो सामान तुम खरीदते हो उसके पैसे देना तो एकदम नॉर्मल सी बात है ना। क्यों, क्लोई सही कह रहा हूं ना मैं? क्लोई ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया। उसने अभी अभी चोरी की थी, इसलिए वो जवाब देने लायक नहीं थी। और दूसरी तरफ मेडिसन की सहेलियों से अब ये सारा तमाशा और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हवा टाइट थी। जाने दे मेडिसन, हमें ये सामान इतनी भी डेस्परेटली नहीं चाहिए। हाँ, फालतू में इसके पीछे दिमाग दही करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेडिसन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उसने अपना सबसे तगड़ा दांव चला और कहा, ईथन, कल लोगन ने मुझे डेट के लिए पूछा था। ये सुनकर मैंने हल्की सी स्माइल दी। और तूने ना तो उसका ऑफर एक्सेप्ट किया होगा और ना ही रिजेक्ट किया होगा। सही कहा ना तूने? पक्का उससे बोला होगा कि अभी पढ़ाई जरूरी है, ग्रेजुएशन के बाद ही हम सोचेंगे। सरेआम अपनी पोल खुलते देखकर मेडिसन का माथा ठनका और वो भड़क उठी। ईथन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस इतना बताओ, तुम ये सामान खरीद रही हो या फिर नहीं? अगर पैसे नहीं है तो इसे वापस रख दो। उन दोनों लड़कियों ने सामान रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेडिसन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ईथन, क्या तुम इस तरह से जताते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? याद रखना, मैं कल ही जाकर लोगन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तेरा तो मोए मोए हो जाएगा। मैंने ताली बजाई और गाना गाते हुए बोला, तुम दोनों नए कपल को बहुत बधाई हो। ये सुनकर क्लोई की हंसी छूटने ही वाली थी भाई, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उधर मेडिसन अपनी दोनों सहेलियों को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। तुम कल पक्का मॉल में ही थे ईथन, तुम इस बात के लिए बहुत पछताओगे। मैंने अचानक से पीछे से आवाज लगाई और एकदम भौकाल में बोला, वहीं रुक जाओ सब। मेडिसन को लगा कि मैंने अपना मन बदल लिया है, लेकिन अगले ही पल मैंने काउंटर पर जोर से हाथ मारा, पछतावा, और मेरे घंटे से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सामान जहां से उठाया है उसे वापस वहीं पर रख दो। मेडिसन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसकी हवा टाइट थी। उसकी दोनों सहेलियों ने स्कूल में मेरे खतरनाक और खुखार रूप के बारे में पहले ही सुन रखा था। उन्होंने चुपचाप सारा सामान रखा और दौड़कर अपनी दोस्त मेडिसन के पास चली गई। वो उसे पकड़कर वहां से ले गई। उन सबका ऐसा कचरा होते देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। इसके बाद क्लोई अपना बैग कसकर गले से लगाए हुए धीरे धीरे मेरे पास चलकर आई। यार, उसने बोला, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं। मैंने बिना कुछ बोले एक हेयर क्लिप उठाया और बड़े प्यार से उसके बिखरे हुए बालों को उस क्लिप से सेट कर दिया। क्लोई एकदम सुन पड़ गई और जब उसे होश आया तो उसने झटके से वो क्लिप निकाल दिया। मुझे ये सब फालतू की चीजें नहीं चाहिए। मैंने कहा, रख ले, ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है। पिछले साल जब मैं स्पोर्ट्स का इलेक्शन लड़ रहा था तब मुझे वोट देने के लिए शुक्रिया। ये सुनते ही क्लोई ने घबराकर अपनी नजरें चुरा ली। वो एकदम ब्लैंक थी। कुछ ही सेकंड बाद उसने वो क्लिप वापस मेरे हाथ में थमा दी और वहां से तुरंत कल्टी मार ली। मैंने भी पीछे से आवाज लगाई, अरे धीरे जा, आराम से कट ले, पैदल जा, दौड़कर अगर किसी गाड़ी से टकरा गई तो कल ही तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। क्लोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन डर के मारे उसने अपनी स्पीड चुपचाप कम कर ली थी। भाई साहब, वो दौड़ने की बजाय अब आराम से चलने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि कोई माने या ना माने, जैसे ही मैं उसकी चोरी की कंप्लेंट करने की धमकी देता हूं उसकी वॉट लग जाती है। मेरा ये प्लान हमेशा काम करता है। अगली बार मैं इस राज का फायदा उठाकर उसके और भी तगड़े मजे ले सकता हूं। एकदम बवाल। 1 सितंबर को जब मैं वापस अपनी क्लास में गया तो मैंने देखा कि मैं नीचे से दूसरे नंबर पे था और क्लोई का रैंक पूरी क्लास में एकदम सबसे लास्ट में आया था। क्लास की सबसे होशियार लड़की का स्कोर 0 देखकर मेरा तो फ्यूज उड़ गया। इसकी वजह बहुत साफ थी, क्योंकि उसने अपने फाइनल एग्जाम्स ही छोड़ दिए थे यार। जाहिर सी बात है, अब क्लोई मेरी नई डेस्कमेट बन गई थी। मिस कार्टर ने कड़क आवाज में मुझे वार्निंग देते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, क्लास में इसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। अगर मैंने तुम्हें ऐसा करते पकड़ा तो पूरा दिन फील्ड स्टेज पर खड़े रहोगे। मैंने भी एकदम बेशर्म बनकर उनसे पूछ लिया कि डिस्टर्ब करने का असली मतलब क्या होता है। जरा मुझे भी समझा दीजिए मैडम। मैंने मजे लेते हुए क्लोई के हाथ पर उंगली चुभोई। क्या ये डिस्टर्ब करना है? मारे शर्म के उसके कान लाल हुए और वो दूर खिसक गई। भाई, मिस कार्टर गुस्से से लाल हो गई और अपना पॉइंटर मेरी तरफ घुमा दिया। मैंने भी फुल स्वैग में उसे चकमा दिया और एकदम भौकाल बनाते हुए क्लास में चला गया। क्लोई भी सिर नीचे किए मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
सबकी नजरें उसी पर थीं, जिससे शर्म के मारे उसका दूसरा कान भी एकदम लाल टमाटर बन गया। पीछे खिड़की वाली हमारी सीट पर जाकर क्लोई अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। तभी अचानक से मैंने अपना सिर टेढ़ा करके उसकी डेस्क पर रख दिया और उसे घूरने लगा एकदम रापचिक। मैं बड़ी बेशर्मी से उसकी उन खूबसूरत आंखों को निहार रहा था। ये देखकर क्लोई ने घबराहट में अपने पेन को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। मेरी अप्सरा। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि मेरी नजरों से बचने के लिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो बस अपने पैरों को घूरती रही और उसके दोनों कान लाल हो गए थे। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बोली, अपनी सीट पर वापस जाओ। वो बेचारी जितना ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे उसे तंग करने में उतना ही मजा आ रहा था। तभी मिस कार्टर ने गुस्से में पोडियम पर जोर से हाथ मारा। तब जाकर मैंने क्लोई के चेहरे से अपनी नजरें हटाई, लेकिन मेरी आंखें फिर भी बेशर्मी से उसे ही घूर रही थी। 1 मिनट बाद जब क्लोई के सब्र का बांध टूट गया तो वो एकदम से झुंझलाकर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें भाई? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि तुम्हारा मुंह इतना छोटा सा क्यों है। ये सुनकर क्लोई ने अपने होंठ कसकर दबा लिए और उन्हें मुझसे छिपाने की कोशिश की। उसने मुंह घुमाया तो मैंने भी नजरें हटा ली। फिर मैंने अपने बैग से एकदम गरम गरम मीट बंस का एक पैकेट बाहर निकाला और चुपचाप उसे क्लोई की तरफ खाने के लिए बढ़ा दिया। इसे सुबह के ब्रेक में खा लेना। उसने मना करते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा, अगर अब तूने ना बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसने चुपचाप वो पैकेट अपने पास रख लिया। उसकी खूबसूरत आंखों ने मुझे बड़े ही गुस्से से घूरा। मैंने कहा, गुड गर्ल, जितना कहा जाए बस उतना ही किया कर। तभी मिस कार्टर ने एक बार फिर से पोडियम पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। अगली क्लास इंग्लिश की है, अपनी किताबें बाहर निकाल लो। क्लास से जाने से पहले उन्होंने हमारे कोने की तरफ एक आखिरी शक भरी नजर से घूर कर देखा। गुरु, उन्होंने बिना कुछ बोले मेरी तरफ उंगली दिखाकर एक खतरनाक वार्निंग दी। उनके जाने से पहले ही इंग्लिश टीचर अपनी किताबें पकड़े बाहर दरवाजे पर वेट कर रही थी। दोस्त मिस कार्टर ने उनकी तरफ देखकर स्माइल पास की और सिर हिलाया। इसके बाद इंग्लिश टीचर ने क्लास के अंदर अपनी कड़क एंट्री मारी, एकदम जलवा बिखेरते हुए। क्या ही बात, उनकी काली स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगों ने पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हमारी इस नई इंग्लिश टीचर का नाम ग्रेस मुनरो था, जिसने अभी हाल ही में अपना कॉलेज का ग्रेजुएशन पूरा किया था। बॉस, वो कोई अप्सरा तो नहीं थी, लेकिन दिखने में एकदम कतई जहर थी। उसका फिगर बहुत गजब का था और उसका नेचर भी बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली और प्यारा सा था। वो पूरी क्लास के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए बेताब थी। जैसे ही घंटी बजी, मैंने अपने बैग से अपनी इंग्लिश की किताब बाहर निकाल ली। गुरु, मैंने पहले पेज पर बनी उस साफ सुथरी फोटो को घूरा। मेरा मन किया कि मैं उस पर डार्क सर्कल और एक छोटी सी मूंछ बना दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। भिड़ू, मैंने अपने हाथ को नीचे कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस जिंदगी में मुझे बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी है बॉस। ये फालतू की आदत बिना। क्लोई ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। क्लास के बाकी सारे लड़के बहुत ही बड़े वाले नौटंकीबाज और ड्रामेबाज थे, एकदम नमूने थे सब। वो अक्सर मुझे चलते चलते अचानक पागलों की तरह हवा में उछलते और अजीब सी छलांग मारने की एक्टिंग करते हुए देखा करती थी। पागल कहीं का। जंप शॉट मारते हुए मुझे देखकर क्लोई एकदम हैरान होकर वहीं रुक जाती और मुझे घूरती थी। वो बस यही सोचती कि ये क्या माजरा है। फिर वो सिर झुकाकर मेरी नजरों से बचकर खिसकती, चुपचाप आगे जाते हुए। तब उसे लगा कि मेरा तो फ्यूज उड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक नंबर का अजीब बंदा था। जब भी मैं किसी कचरे के डिब्बे को देखता तो मेरे हाथ अपने आप फड़फड़ाते, चाहे वो कागज का गोला हो या कोई खाली बॉटल। मुझे उसे उठाकर कचरे के डिब्बे की तरफ एकदम रापचिक स्टाइल में परफेक्ट हवा में उछालकर फेंकना ही होता था, जैसे मैं कोई लेजेंड हूं। अगर मेरा निशाना चूक जाता तो मेरी एकदम खटिया खड़ी हो जाती और मैं पागलों की तरह भागकर उसे वापस लाता और उसी जगह पर खड़े होकर फिर से दोबारा निशाना लगाता था। एक बार मैं पूरे ब्रेक तक निशाना नहीं लगा पाया और मेरे तोते उड़ गए थे। मैं एकदम पागल हो चुका था। तभी क्लासरूम के अंदर से क्लोई मुड़ी और लगातार मुझे घूरने लग गई थी। वो उस लड़के को हॉल में पागलों की तरह उछलते हुए देख रही थी। वो पूरे ब्रेक तक बिना पलक झपकाए एकदम लट्टू होकर मुझे देखती रही। मैं क्लोई से बात करने ही वाला था, पर रुका। ग्रेस ने अचानक मेरा नाम पुकारा और मुझे पूरी क्लास के सामने पहला पैराग्राफ जोर से पढ़ने के लिए बोल दिया। मैंने खड़े होकर एकदम बिना किसी हवा के उसे पढ़ना शुरू किया और मेरे मुंह से शब्द निकला। ग्रेस का चेहरा एकदम से बदल गया और उसने किताब से नजरें हटाकर हैरानी से मुझे देखा। पूरी की पूरी क्लास झटके से पीछे मुड़ी और सब मेरी तरफ घूरने लगे। क्लोई मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें मुझ पर गड़ गई थीं और वो सोचती कि भाई का एक्सेंट तो एकदम परफेक्ट और बवाल ब्रिटिश अंग्रेजी वाला है। ग्रेस बहुत ही स्वैग दिखाते हुए पास की एक डेस्क के सहारे अपना एक पैर हल्का सा मोड़कर खड़ी हो गई। वहीं कोने में बैठे हुए डायलन की आंखें भी ये सब देखकर एकदम मस्त तरीके से चमक उठी। उसने पूछा कि तुमने पूरी गर्मियों में क्या किया है? विदेश जाने से भी ऐसा कमाल नहीं हो सकता। मैंने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया कि मैंने सिर्फ जी तोड़ पढ़ाई की है। मैं कॉलेज जाने वाला हूं। ये सुनकर क्लोई की आंखों में एकदम से भारी खुशी और हैरानी चमक उठी। वो बहुत ज्यादा खुश थी और तभी ग्रेस ने भी मेरी तरफ घूर कर देखा था। ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ईथन, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो। अब तुम बैठ जाओ चुपचाप। सच में ये तो एकदम तबाही वाला भोकाल था। मेरे पिछले जन्म में मैंने अपना बिजनेस विदेशों में फैलाया था और वहां मुझे रोज ही खतरनाक वाली अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। बॉस, मैंने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा, पर वो गलती से क्लोई के पैर पर लग गया। उसने तुरंत झटके से अपना पैर पीछे खींचा और मुझे मारने उठी। मेरा हाथ दोबारा गलती से उसके पैर पर लग गया और क्लोई ने गुस्से में अपना पैर पीछे हटाकर मुझे पीटने के लिए मुट्ठी बांध ली। उसने अपनी आग उगलती हुई खूबसूरत आंखों से घूरते हुए मेरे हाथ पर मुक्का जड़ दिया और बोली, अगर दोबारा पैर छुआ तो मिस कार्टर को बताऊंगी। मैंने कहा, अरे ये तो गलती थी, मुझे खुद के पैर पर मारना था। लेकिन क्लोई के मुक्के में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। सच कहूं तो बड़ा मजा आया, इसलिए मैंने मजे लेते हुए दोबारा उसके हाथ को थपथपा दिया। मैंने कहा, मैं तुझे स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा और तू मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना। डील पक्की क्या? लेकिन क्लोई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहां चुपचाप बैठी ही रही। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे एक पर्ची पास की जिसमें उसने मेरी डील मान ली थी। फिर ब्रेक के समय मैंने क्लोई को उसका खाना खाने की याद दिलाई। क्लोई ने बन बाहर निकाले और अपने दोनों हाथों से वापस मुझे देने लगी और बोली, मुझे भूख नहीं है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। मैंने बोला ना, चुपचाप खा ले इसे, मुझे फालतू में गुस्सा मत दिलाओ। उसके बाद ही उसने डरते हुए वो बैग खोला और बहुत छोटे छोटे बाइट्स लेने लगी। जैसे ही उसने उस मीट का स्वाद चखा तो खुशी से उसकी आंखें एकदम चमक उठी थी। उसका अगला बाइट काफी बड़ा था और उसने बहुत ही जल्दी एक पूरा बन खत्म कर दिया था, इस डर से कि कहीं वो गंदी ना दिखे। क्लोई ने ऊपर मुझे देखा। वो शर्माते हुए मुझे देख रही थी और उसके कान एकदम लाल हो चुके थे। मैं उसे पूरे सुकून से देख रहा था। अगर ये अपनी बेटी को पालना नहीं तो क्या है? उसके दूसरा बन खाने के बाद भी 2 और बचे हुए थे। वो बोली, मेरा पेट भर गया है, मैं बाकी लंच के लिए बचा लूंगी। मैंने सीधे बोला, फालतू मत बोल, चुपचाप खा ले, कोई फालतू बकवास नहीं चलेगी। क्लोई,
मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से और नफरत से घूरने लगी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो मेरी इस तानाशाही के खिलाफ पक्का बगावत करने वाली है। सच में वो अभी भी घूर रही थी। मैं उसके एकदम करीब झुका और बोला, ऐसे ही देखती रहे, कसम से तेरी हवा टाइट कर दूंगा। उसने डर के मारे बैग खोला और शरीफों की तरह खाना शुरू किया। उसने तीसरे बन को खाना शुरू तो किया, पर वो बहुत ही धीरे धीरे खा रही थी, जैसे वो उसे खत्म ही नहीं करना चाहती हो। उसे ऐसे मरे हुए मन से खाते हुए देखकर मैंने सोचा था कि वो इसे खत्म ही नहीं करना चाहती है। उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे इसके साथ बहुत सख्त लौंडा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो दुकान से चोरी वाली बात एकदम टॉप सीक्रेट थी मेरी। मैं उम्र भर उस राज को दबाकर उस पर अपना दबदबा बना लूंगा। तभी मेडिसन वहां आई। क्लोई ने उसे इग्नोर किया और मुंह फेरकर अपने बन पर पूरा ध्यान लगा लिया। हालांकि वो हमारी बातें ध्यान से सुन रही थी। मैंने मेडिसन को देखकर स्वैग दिखाया और बोला, क्या है? उसने कहा, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेडिसन दरवाजे तक गई, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि मैं अपनी जगह पर बैठा हूं। वो झल्लाकर बोली, ईथन, तुम अब अपनी हदों से काफी ज्यादा बाहर जा रहे हो। मेरा दिमाग दही होने लगा। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? जो भी बोलना है यही बोल दो, मेरा बिल्कुल भी हिलने का मन नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच मेडिसन भुनभुनाते हुए मेरे पास वापस आई और अपनी आवाज एकदम नीची करते हुए बोली कि बस ईथन, अब ये तमाशा बहुत हो गया है। मैंने लोगन को हाँ सिर्फ तुम्हारी हवा टाइट करने के लिए बोला था, वो सिर्फ एक मजाक था। मेडिसन ने बहुत ही सावधानी से छुपकर लोगन की तरफ देखा और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा था कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने मजे लेते हुए पूछा, इसका मतलब तुम मुझ पर लट्टू हो? मेडिसन शर्मा गई और बोली, हम डेट करने के लिए काफी छोटे हैं, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। तभी पीछे से क्लोई ने अचानक हमें चेतावनी दी कि टीचर आ रही है। मेडिसन फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर पटकते हुए एकदम झल्लाकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, अपना समूह लेकर। दोपहर में मेडिसन ने मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए बोला, लेकिन मैंने उसके मुंह पर साफ मना कर दिया, तो वो बेचारी अकेले ही चली गई। फिर मैंने क्लोई को देखा था, वो कैंटीन में हमेशा इतनी लेट क्यों जाती थी? क्या वो कुछ खाती भी थी या अपना लंच ऐसे ही छोड़ देती थी? वो अभी भी बस अपनी किताबों में सिर घुसाकर पढ़ रही थी। मैंने अपना सिर नीचे डेस्क पर रखा और 5 मिनट तक इंतजार किया। थोड़ी ही देर में मेरी भयंकर खर्राटों की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजने लग गई थी। क्लोई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसे मेरे मुंह से निकलती हुई गंदी सी लाल साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसने तुरंत अपने बैग से एक साफ टिश्यू पेपर बाहर निकाल लिया था। जल्दी से उसने उस टिश्यू को बहुत प्यार से मोड़ा और सावधानी से मेरे मुंह के एकदम कोने तक ले आई। उसका एक बहुत बड़ा राज था जिसके बारे में उस स्कूल में किसी को भी हवा तक नहीं थी। बिल्कुल, वो ईथन को मिडिल स्कूल के टाइम से ही जानती थी और उसके दिमाग में मेरी अनगिनत यादें बसी हुई थी। लेकिन उसे यह भी पता था कि मैं वो सब भूल चुका हूं अब। शायद मैंने कभी उन बातों की परवाह ही नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, उसे सब याद था। यही सोचते हुए क्लोई ने अपनी एक ठंडी गोरी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई थी और बहुत ही प्यार से मेरे गालों को छुआ। लेकिन जैसे ही मेरे खर्राटे अचानक रुके, उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सीधे बैठ गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था, एकदम हवा टाइट। जब मैंने दोबारा खर्राटे लेना शुरू किया, तब जाकर क्लोई ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर चुपचाप वहां बैठने के बाद वो उठी और अपना बैकपैक उठाकर वहां से सीधे निकल गई थी। यही उसका हर रोज का लंच करने का टाइम था। जब वो कैंटीन पहुंची तो सब लोग पहले ही अपना खाना खाकर जा चुके थे और पूरी जगह एकदम शमशान की तरह खाली पड़ी हुई थी। वहां यार सफाई करने वालों ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। तभी क्लोई चुपचाप धीरे से काउंटर के पास पहुंची। उसे देखकर मार्था ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्या फिर से तुम आ गई प्यारी बच्ची? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि थोड़ा जल्दी आया करो। अब तक तो सारा का सारा खाना खत्म हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी बची है। क्लोई ने शर्माते हुए मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं है, सादा चावल भी एकदम सही है। तुम्हें पता है ना, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। वो लेट इसलिए आती है क्योंकि वो दबाकर पढ़ाई करती है। डोना ने क्लोई को तुरंत पहचान लिया और बीच में बोल पड़ी। ये सुनकर मार्था का चेहरा चमक उठा और वो एकदम फिदा होकर क्लोई को देखने लगी। खुद को देखो, तुम एकदम अप्सरा जैसी सुंदर और बहुत होशियार हो। अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसा आधा भी होता तो सच में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता। एकदम बवाल है। ये लो थोड़ा ज्यादा चावल और साथ में ये मस्त मीट ग्रेवी भी रख लो। मैं चावल के लिए बस 50 सेंट ही लूंगी। तुम आराम से बैठकर अपना बढ़िया खाना एंजॉय करो बेटा। पैसे देने के बाद क्लोई ने देखा कि उसके मील कार्ड में सिर्फ $5.20 बचे थे। उसके लिए 50 सेंट का एक टाइम का खाना भी एक बहुत बड़ा लग्जरी था। लेकिन उसने भूखे पेट पढ़ाई करने की कोशिश की थी, पर वो आइडिया कुछ काम नहीं आया। क्लोई ने अपनी चावल की प्लेट उठाई और चुपचाप कोने वाली टेबल की तरफ चली गई। वो धीरे धीरे खा रही थी और उसने चावल का एक भी दाना बर्बाद नहीं किया। उसी वक्त मैं एकदम झटके से उठा और देखा कि क्लोई वहां से जा चुकी थी। डैम, मैंने घड़ी में देखा तो पता चला कि मैं पूरे आधे घंटे तक सोता रहा। अब तो कैफेटेरिया में खाना बचने का कोई चांस ही नहीं था। मेरा एकदम सत्यानाश हो गया। कैफेटेरिया पहुंचकर मैंने मार्था से पूछा, क्या अभी मेरे आने से ठीक पहले यहाँ पर कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की लंच करने के लिए आई थी क्या? उसने मुझे कहा, हाँ यार, वो लड़की हमेशा देर तक अपनी पढ़ाई करती रहती है और जब तक वो यहाँ लंच करने आती है तब तक सिर्फ सादा चावल ही बचता है। जैसे ही मुझे मेरे चावल मिले, मैं बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि क्लोई ने लंच में सिर्फ सादे चावल ही खाए थे। क्या ही बोलूं, जैसे ही मुझे चावल मिले मैं बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि क्लोई ने लंच में सिर्फ सादे चावल ही खाए थे। और जाहिर सी बात है कि पढ़ाई करना तो बस उसका एक बहाना था यार। उसने खुद को बस यही तसल्ली दी थी ताकि जो भी चावल बचे उसी से अपना काम चला ले, क्योंकि हमारी उम्र के बच्चों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी तो होती है। क्लोई बाकियों से अलग नहीं थी, ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि लंच के बाद वो कहाँ चली गई थी। उस दिन दोपहर के फर्स्ट पीरियड में मिस कार्टर और लोगन एक साथ क्लास के अंदर आए, क्योंकि 20 सितंबर को फॉल स्पोर्ट्स डे एकदम पास आ रहा था। इसलिए उन्होंने हमसे पूछा कि हम अपनी क्लास की यूनिफॉर्म के लिए क्या चाहते हैं, और उन्हें हैरानी तब हुई जब सारे लड़के एकदम एक साथ जोर से चिल्लाकर बोले, हमें प्रेप स्कूल वाली यूनिफॉर्म चाहिए। भाई ये सुनते ही सारी लड़कियों की बोलती बंद हो गई और मारे शर्म के उनके गाल एकदम गुलाबी हो गए थे। सच कहूं तो मेडिसन समेत सिर्फ कुछ ही लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रही थीं, क्योंकि हमारी उम्र की लड़कियां अपने घर या फिर स्कूल में शायद ही कभी इतनी छोटी स्कर्ट पहनती थीं। उस टाइम वहां पर मौजूद हर कोई काफी पुराने ख्यालों वाला था। मैंने अपने बगल में देखा और पाया कि क्लोई बहुत ही आराम से अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने में लगी हुई थी। मैंने बिना कोई शब्द बोले अपनी नजरें वहां से हटा ली और मिस कार्टर और उस बेचैन क्लास को देखने लगा, क्योंकि मैं सच में क्लोई को एक क्यूट प्रेप स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहता था। मैंने बिना कुछ बोले नजरें हटाई और मिस कार्टर को देखने लगा, क्योंकि मैं सच में क्लोई को एक बहुत क्यूट प्रेप स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहता था। मैं बस यही चाहता था कि वो भी अपनी इस जवानी को मजे से एंजॉय करे, खासकर अपने इस एकदम कड़क और कातिलाना हुस्न के साथ। मैंने तो आज तक कभी उसके लंबे बालों को खुले हुए भी नहीं देखा था। ऊपर वाले ने उसे हुस्न तो दिया था, लेकिन उस हुस्न को दुनिया को दिखाने का मौका छीन लिया था।
मैं उसके लिए आराम से पैसे दे सकता था और बड़ी खुशी से ये काम करता। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं दर्जनों खरीद लूं, क्योंकि मेरा सारा गिफ्ट वाला पैसा अभी भी बैंक में था। लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि एक गरीब लेकिन बहुत ज्यादा ईगो वाली लड़की की मदद करने के लिए उसे सीधा कैश या फिर नए कपड़े देना सबसे घटिया तरीका साबित होगा। मिस कार्टर ने भी प्रेप स्कूल वाली यूनिफॉर्म के लिए अपनी हाँ बोल दी थी। सबके पास साइज और $50 लोगन को देने के लिए एक हफ्ते का टाइम था। इतना ज्यादा प्राइस सुनकर क्लोई ने बहुत ही हैरानी से ऊपर की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर वापस से अपनी उस किताब को पढ़ने में पूरी तरह लग गई। दोपहर में पीई क्लास के दौरान मैं क्लोई की तरफ मुड़ा और बोला, तो अब ये फाइनल है कि तुम शनिवार को मुझे मेरे घर पर पढ़ाने आ रही हो। ये सुनते ही क्लोई तुरंत घबरा गई। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे घर जाने के लिए कभी भी हाँ नहीं बोली थी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ और शांत ऑप्शन देता हूँ, तुम खुद ही चुन लो। पहला मेरा बेडरूम, दूसरा मार्केट का स्टॉक रूम और तीसरा ऑप्शन है एक प्राइवेट कराओके रूम जहां हम दोनों एकदम अकेले आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर एक बड़े किंग साइज बेड वाला कोई मस्त होटल रूम। मेरी इस एकदम हरामी वाली स्माइल को देखकर वो फाइनली सारा खेल समझ गई थी कि माजरा क्या है। मैं उसे जबरदस्ती मेरा बेडरूम चुनने के लिए एकदम मजबूर कर रहा था। ये बात सुनकर क्लोई लाल हो गई और बोली, तुम्हारा घर ठीक है, लेकिन उस वक्त घर में कोई और भी होना चाहिए। मैंने कहा, पक्का घर पर कोई ना कोई होगा। क्लोई ने कुछ नहीं कहा। अपना सारा सामान पैक करने के बाद उसने अपने उस नए पिंक बैग को प्यार से गले लगा लिया और उसने मुझे बहुत ही डाउट के साथ घूरते हुए अपना सिर हिलाया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैं मुस्कुराया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अरे यार भाई, मैं उसे किसी जाल में नहीं फंसा रहा था, बल्कि मैंने तो उसकी जान बचाई थी। अब उसकी पूरी जिंदगी मेरी है। मैं तो उसे एकदम अपनी सगी बेटी की तरह मानता था। बाकी सब लोग पहले ही जा चुके थे, इसलिए मैं और क्लोई जल्दी से नीचे लाइन में लगने के लिए भागे। मैंने जानबूझकर उसका इंतजार किया था ताकि हम दोनों एक साथ अगल बगल चल सकें, लेकिन क्लोई अपने बैग के साथ जानबूझकर मुझसे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती है, पर मैंने भी उसे एकदम इग्नोर मारा। मैंने अपना ब्लू वाला बैग स्वैग में एक कंधे पर लटकाया और अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डालकर फुल एटीट्यूड के साथ मैदान की तरफ नीचे जाने लगा। मैं एकदम मस्त चिल मारकर जा रहा था। मेरी हाइट 6 फुट की थी और मैं मजे से टहल रहा था। तभी क्लोई ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। पीछे से देखने पर वो लड़का और लड़की दोनों एक साथ एकदम बवाल लग रहे थे। उनके नीले और गुलाबी बैग एकदम मैच कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि सिर्फ उस ज्यादा भावुक लड़की का ही इस बात पर पूरा ध्यान गया था। मैदान में वार्म अप के लिए कुछ चक्कर लगाने के बाद 28वें होमरूम के सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। हमारे सामने हमारे लंबे पतले और सांवले रंग के पीई टीचर मार्क्स रीड खड़े थे। पूरे स्कूल में ये अफवाह फैली थी कि वो लड़का एक हाथ से 21 पुलअप्स मार सकता है। वो सच में एकदम 20 था और ग्रेस मुनरो के सपनों का इकलौता राजकुमार भी था। अगली क्लास से शुरू करते हुए जिसने भी स्पोर्ट्स डे के लिए अपना नाम दिया है वो अपनी इवेंट के लिए ट्रेनिंग करेगा, लेकिन आज की ये क्लास तुम लोगों के लिए एकदम फ्री है। फ्री टाइम सुनते ही 28वें होमरूम के सारे बच्चे खुशी से पागल हो गए और हर तरफ बिखर गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फ्री टाइम वाला शब्द किसी बहुत बड़े डरावने सपने जैसा था। उनके लिए ये टाइम एकदम घटिया था, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ पूरे मैदान में पागलों की तरह भटक सकते थे या फिर चुपचाप जाकर उन सीढ़ियों पर बैठ सकते थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लोई भी उन्हीं लोगों में से एक थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कुछ लड़कों के पीछे बास्केटबॉल कोर्ट गया और क्लोई सीधा सीढ़ियों की तरफ निकल गई। जहां हमने अपने बैग रखे थे वो अपने बैग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी। उसने बैग को बचाने के लिए अपनी लिटरेचर 3 वाली टेक्स्ट बुक को उसके नीचे रख दिया था ताकि बैग नीचे से गंदा ना हो। क्लोई आराम से सीढ़ियों पर बैठ गई और बहुत ही प्यार से उस बैग को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फिर उसने अपनी लिटरेचर की किताब को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली उसकी नजरें जो उस वक्त किताब के पन्नों पर ही होनी चाहिए थी वो वहां से भटककर सीधे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चली गई। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। हर फ्री पीरियड में जो टाइम वो अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती थी वो बस कोर्ट की तरफ लड़कों को देखते रहने में अपना सारा का सारा कीमती वक्त बर्बाद कर देती थी। ठीक उसी वक्त मैं अपनी यूनिफॉर्म में एक डिफेंडर को छकाते हुए बहुत ही तेजी से आगे निकल गया और बेचारे लोगों को इधर से उधर बुरी तरह लड़खड़ाने के लिए छोड़ दिया। मैंने सिर्फ 3 कदम लिए और हवा में उड़कर एक कड़क डंक मार दिया। बास्केटबॉल की रिंग बुरी तरह झंझना उठी। मैं आराम से नीचे उतरा और अपनी गर्दन घुमाई, जिसे देखकर क्लोई की आंखें फटी रह गईं। कोर्ट के किनारे पर खड़ी मेडिसन और उसकी दोनों सहेलियां इस नजारे को एकदम हैरानी से घूर रही थीं और इधर लोगन के बीच से बटे हुए बाल किसी गीले पोछे की तरह नीचे लटक रहे थे। वो अचानक चिल्लाया, ईथन भाई, तू डंक भी मार सकता है। सच बता, हाई स्कूल में जो लड़का डंक मार दे वो बास्केटबॉल कोर्ट का इकलौता और असली भगवान माना जाता था। कड़क असली बॉस वाइब। सच कहूं तो मैं खुद भी बहुत हैरान था। कल जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है मेरी असली ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी जंप भी पहले से काफी तगड़ी हो गई है। बवाल, क्या ये पुनर्जन्म का कोई खास तगड़ा बोनस था? तो फिर साला मेरा आईक्यू लेवल क्यों नहीं बढ़ाया गया? बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत मिलने से मेरा कौन सा भला हो जाएगा? क्या इस ताकत के दम पर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? ईथन, तुम बहुत कमाल लग रहे थे, मेडिसन ने शर्माते हुए कहा। मैंने बस उसे एक छोटी सी झलक देखी और फिर मैं इग्नोर करके वहां दूर बनी उन सीढ़ियों की तरफ अपना ध्यान घुमा लिया। लेकिन तभी अचानक मेरी और उसकी आंखें आपस में टकरा गईं और हम दोनों एक दूसरे को ही देखने लगे। क्लोई ने बिना कोई मौका दिए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अपनी उस किताब को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बहुत नर्वस होकर अपने होंठ हिलाने लगी, जैसे वो उसे पढ़ने का नाटक कर रही हो। लेकिन शर्म के मारे उसका एक कान लाल टमाटर हो गया था। वो सच में हर बार उसी सेम जगह पर बैठी रहती थी। जहां तक मुझे याद आ रहा था, हर एक खाली पीरियड में क्लोई अपने हाथों में एक किताब लेकर बिल्कुल उसी सेम जगह पर जाकर अकेले बैठा करती थी। कड़क शांत लड़की। तुम्हारा बाप खेलते हुए इतना तगड़ा और धांसू लग रहा है और मेरी खुद की बेटी मुझे देखने तक नहीं आएगी। मैंने अपनी नजरें हटाई तो देखा कि मेडिसन और उसकी वो सारी सहेलियां अभी भी पूरा फिदा होकर मुझे ही घूरे जा रही थी। ईथन, सच में तुम्हारा वो डंक कतई बवाल था, मेडिसन ने एक बार फिर से कहा। दोस्त, उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से तारीफ सुनना बहुत ही बड़ी बात हो। मैंने बस छोटा सा ओह बोला और उसे हवा आने दी। मेडिसन के मुंह से मेरी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर लोगन बुरी तरह चिढ़ गया और उसने मुझे बहुत गुस्से से घूरा। उसने एटीट्यूड में अपने लहराते हुए बालों को एक झटका दिया। बास्केटबॉल में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ईथन, चला जा, हम दोनों 1-on-1 खेलते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता पीछे से कोई बोला, लोगन, तुम बस उसे यूं फालतू में अपना भौकाल जमाने दे रहे हो। उसकी अकड़ तोड़ने का असली तरीका यह है कि ऐसा दिखाओ जैसे उसका वो डंक कभी हुआ ही नहीं। मैंने अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर उसकी पूरी बेइज्जती कर दी। डैम, ये तो बहुत ब्रूटल था। लोगन ने सबसे पहले बॉल ले ली। मैंने उसके पीछे देखा, मेरा चेहरा पूरा पीला पड़ गया और मैंने बॉल उसे वापस पास कर दी।
लोगन ने बॉल पकड़ी और बड़े जोश में लैप शॉट मारने के लिए आगे बढ़ गया। मैंने उसे नहीं रोका और पूरी स्पीड में दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ निकल गया। वहां पहले से लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मैंने धक्का देकर रास्ता बनाया और देखा कि क्लोई जमीन पर बैठी दर्द से अपना दाहिना टखना कसकर पकड़े हुए थी। उधर मार्क्स ने यह सारा तमाशा देखकर फुल भौकाल में अपनी सीटी निकाली और बिना कुछ भी बोले शांति से उसे अपने गले में लटका लिया ताकि वो भी चुपचाप इस पूरे बवाल का पूरा मजा ले सके। बस यही था। तभी पीछे से किसी ने जोर से पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या है? पास खड़ी एक लड़की ने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी लड़की ने अभी अभी जानबूझकर क्लोई को पीछे से बहुत जोर का धक्का मार दिया हो, जिसके बाद वो सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो दिखने में कैसी थी और कौन सी क्लास की थी मुझे नहीं पता। वो तुरंत वहां से कल्टी मार गई। व्हाट द हैक, अगर वो मेरे हाथ लग गई तो उसका गेम बजा दूंगा, मैंने जोर से चिल्लाते हुए गाली बक दी। फिर मैं दौड़कर क्लोई के पास गया और नीचे बैठकर बोला, इसे उठाने में मेरी मदद करो, मैं इसे तुरंत नर्स के पास ले जा रहा हूं भाई। जिस लड़की को बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी उसे किसी बेवकूफ ने फिर चोट पहुंचा दी थी। कुछ लड़कियों ने तुरंत आगे बढ़कर क्लोई को उठाया। एक पैर पर खड़ी होकर अपना बैलेंस बनाते हुए वो मेरी चौड़ी पीठ को बस घूरती रही और मेरे ऊपर आने में काफी हिचकिचाई। जब वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिली तो मैंने झल्लाहट में पीछे मुड़कर देखा। अब यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही है? जल्दी से पीठ पर आ जा। क्लोई ने अपनी होंठ दबाए और दोनों हाथ फैलाकर वो बड़े प्यार से मेरी पीठ पर लेट गई। उसे ऐसे देखकर मेरे चेहरे का सारा गुस्सा तुरंत ही पिघल गया और मैं शांत हो गया। मुझे एक ही जगह पर इस तरह बुद्ध बना देखकर मार्क्स झुंझलाया। क्या लोचा है? अगर तू उसे नहीं उठा पा रहा है तो मैं उठा लेता हूँ। ये सुनते ही क्लोई ने कसकर अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। भाई, शर्म के मारे उसके दोनों कान पूरी तरह से लाल टमाटर बन चुके थे और वो बहुत नर्वस दिख रही थी। मैंने तुरंत अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए उसे जवाब दिया, नहीं नहीं मैं उठा सकता हूँ। वो बस मेरे पैर सुन पड़ गए थे, लेकिन अब ठीक है। मैं खड़ा हुआ और क्लोई के पैरों को पकड़ा। मैं उसे उठाकर सीढ़ियों के पास ले गया और थोड़ा नीचे झुका ताकि वो अपना बैकपैक आसानी से उठा सके। फिर मैं थोड़ा सा और खिसक गया ताकि वो मेरा बैग भी उठा ले। तू बस मेरा बैग मेरे गले में ही लटका दे क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी है, इससे तेरी नाजुक सी गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा यार। क्लोई की प्यारी सी आवाज बिल्कुल मेरे कानों के पास गूंज रही थी। उसे अपने दोनों हाथों में एक एक भारी बैग पकड़े देखकर मुझे टेंशन हुई कि कहीं उसके हाथ बुरी तरह थक ना जाए। इसलिए मैंने नर्स के कमरे की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जो मैं नहीं देख पाया वो उसके चेहरे की वो खूबसूरत स्माइल थी जो वसंत की धूप जैसी बहुत प्यारी थी। क्या तूने देखा था कि तुझे पीछे से धक्का किसने दिया? उसने बोला नहीं। क्या तुझे किसी पर शक है? फिर से जवाब आया, नहीं। तू डर रही है ना कि मैं उसका गेम बजा दूंगा। नर्स के ऑफिस में पहुंचकर मैं क्लोई को उठाए हुए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मुझे वहां कोई भी नर्स नहीं मिली। सब के सब कहां चले गए हैं? मैंने पूरे ऑफिस का एक और चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा। इसलिए मैंने क्लोई को डिस्पोजेबल पेपर से ढके हुए उस एग्जाम वाले बेड पर आराम से बिठा दिया। वो बेड किनारे पर बैठी थी और उसके पैर की उंगलियां मुश्किल से जमीन को छू रही थी। मैंने बोला, छोड़ यार, ये काम मैं खुद कर लूंगा। मैंने खींचकर एक स्टूल निकाला और सीधा क्लोई के सामने जाकर बैठ गया। उसने घबराकर अचानक से अपने दोनों घुटनों को आपस में कसकर दबा लिया और बड़ी सावधानी से मुझसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूं कि कोई मोच है, हड्डी खिसकी है या फिर फ्रैक्चर है। शर्म के मारे उसके दोनों कान लाल हो गए भाई। लेकिन उसने फुल कूल एटीट्यूड में मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये सब करना आता भी है? मैंने कहा, बिल्कुल, अपने गांव में मैं सुअरों की टूटी हड्डियां सेट किया करता था यार। सुअरों की? लेकिन क्यों? फिर अचानक से उसे मेरी बात का असली मतलब समझ में आ गया। शर्म और गुस्से से लाल होकर उसने झल्लाहट में मेरे कंधे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मैं जोर से हंसा और मैंने क्लोई का दाहिना पैर कसकर पकड़ लिया। मैंने आराम से उसका जूता निकाला जिसके अंदर से बिल्कुल साफ सफेद रंग का मोजा दिखाई दिया। क्लोई ने शर्म के मारे अपने होंठ दबा लिए और अपने दोनों पैरों को बहुत कसकर एक साथ जोड़े रखा, लेकिन मैंने आगे जो हरकत की उसकी वजह से वो मुझे लातों से जान से मारने वाली थी। पूरा दिन बीत चुका है, फिर भी तेरे पैरों से बदबू क्यों नहीं आ रही है? वह तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्लोई जैसी शांत और शरीफ लड़की भी मुझे गाली देने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने मुंह बनाया और दोबारा उसके पैर को बहुत जोर से पकड़ लिया। जब उसने खुद को छुड़ाने के लिए पैर पटका तो मैंने खींचकर उसकी पिंडली पर एक तेज थप्पड़ मार दिया। चुपचाप ऐसे ही हिला मत। क्लोई ने फुल बेइज्जती महसूस करते हुए मेरी बात मान ली और मुझे गुस्से में घुरती रही कतई जहर। जैसे ही मैंने उसका मोजा बाहर निकाला उसकी बहुत चिकनी और खूबसूरत सी सफेद स्किन मुझे दिखाई दी और उसकी वो छोटी सी पिंक कलर की प्यारी एड़ी भी फुल चमक रही थी। फिर मैंने उसके उस हल्के से सूजे हुए टखने को बहुत प्यार से धीरे से दबाया जिससे क्लोई के मुंह से दर्द की एक हल्की सी कराह निकल गई। क्या इसमें दर्द है? उसने बड़ी शर्म से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं बहुत आराम से करूंगा। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके नाजुक टखने को पकड़ा और हड्डियों को फील करते हुए उसे बिल्कुल धीरे धीरे गोल घुमाने लगा ताकि पता चल सके कि अंदर आखिर माजरा क्या है। कुछ ही सेकंड बाद मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई क्योंकि ये सिर्फ एक हल्की सी मोच थी। थोड़ा सा दर्द वाला तेल लगाने से सब फुल झकास हो जाएगा। मैं खड़ा हुआ और दराज से एक आधा भरा हुआ तेल का डब्बा निकालकर वापस बैठ गया। फिर मैंने क्लोई को अपनी गोद में बिठाया। क्लोई का दायां पैर मेरे घुटने पर था और वो उसे लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने अपना पैर पीछे खींच लिया और मुझे बोली, मैं खुद कर लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मैंने उस पर जोर से चिल्लाया और क्लोई का दायां पैर डर से वहीं सुन्न पड़ गया। मैंने उसका पैर झटके से वापस खींचा और डांटते हुए बोला कि यह मेडिकल इलाज है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद क्लोई ने एकदम शांत होकर मुझसे पूछा, अगर तुम मेरे टखने का इलाज कर रहे हो तो मेरा पूरा मोजा क्यों उतारा है? मैंने बोला, क्या सच में? फिर वो बोली, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मैंने नीचे देखा तो मेरे दाएं हाथ में उसका वो सफेद मोजा पकड़ा हुआ था यार, और मेरे बाएं हाथ ने उसके छोटे और गोरे पैर को हवा में एकदम कसकर पकड़ रखा था, इससे पहले कि मैं कुछ और मजे ले पाता। क्लोई ने शर्म के मारे झटके से अपना पैर वापस खींच लिया था। उसने गुस्से से अपना मोजा वापस छीना और मुझे इतनी ज्यादा घिनौनी नजर से घूर कर देखा जैसे मैं पैरों का दीवाना कोई बहुत बड़ा ठगी या बहुत ही खौफनाक किस्म का क्रीप इंसान हूं। वो दूसरी तरफ घूमी, चुपचाप तेल लगाया और फिर अपना मोजा और जूता पहन लिया। उसने अपना बैकपैक उठाया और बिना कुछ बोले सीधा नर्स के ऑफिस से एकदम बाहर निकलकर वहां से चली गई थी। मैं उसके पीछे भागा और बोला, अरे रुको, मुझे समझाने तो दो। कभी कभी मेरे ये दोनों हाथ मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और चलने लगते हैं। क्लोई ने मुझे पूरी तरह इग्नोर मारा और चुपचाप आगे बढ़ती रही। स्कूल खत्म हो चुका था, लेकिन उसने कहा कि वो वापस पढ़ने जा रही है। मैंने भी उसे क्लासरूम की तरफ जाने दिया और कुछ नहीं बोला था और खुद अपनी बाइक लेने चला गया। जब मैं बाइक लेकर स्कूल के गेट पर पहुंचा तो मेरा दिमाग लगातार क्लोई के मोच वाले उस पैर के बारे में ही सोच रहा था।
भाई सच में मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है या उसका घर कितनी दूर है। क्या वो सच में घर तक ऐसे ही लंगड़ाते हुए जाएगी? मैंने एक गहरी सांस ली और हार मानकर वापस मुड़ गया था। मैंने मन में पक्का फैसला कर लिया था कि आज मैं ही उसे उसके घर तक सही सलामत छोड़ूंगा। और फिर जब मैं सीनियर होमरूम 28 की खिड़की के एकदम करीब पहुंचा तो मैंने खुद की चाल काफी ज्यादा धीमी कर ली थी, एकदम साइलेंट मोड। और फिर मैं वहीं पर रुक गया। मैंने देखा कि उस पूरे के पूरे खाली क्लासरूम के अंदर क्लोई बैठकर कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक डस्टर को लेकर पूरे पोडियम पर लहराते हुए बड़ी ही मुश्किल से इधर उधर चल रही थी। सच में वो अपने पैर की उंगलियों पर एकदम सीधा खड़ी होकर वो बड़ा सा बोर्ड साफ कर रही थी। उस दोपहर का वो तीसरा पीरियड इतिहास का था और हमारे इतिहास वाले टीचर की हाइट भी करीब 6 फुट 3 इंच के आसपास ही थी और उन्हें बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखना बहुत पसंद था, इसलिए क्लोई को बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने अपने दाएं हाथ से डस्टर को काफी ज्यादा ऊपर की तरफ खींचा हुआ ही था। उसकी स्लीव नीचे खिसक गई और उसकी गोली पतली कलाई दिखने लगी, लेकिन वो अभी भी सबसे ऊपर वाली उस बेकार सी हैंडराइटिंग तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर था यार। मेरी नजरें तुरंत उस ड्यूटी रोस्टर पर पड़ी। वहां साफ लिखा था कि बोर्ड और पोडियम की सफाई का काम ईथन हेस करेगा। इसके बाद पूरी तरह हार मानकर क्लोई ने अपना हाथ एकदम से बहुत ही ज्यादा निराश होकर नीचे कर लिया। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो रुकी, उसने गहरी सांस ली और अपने एक पैर पर कूदी। उसने अपना हाथ एकदम ऊपर की तरफ दोबारा पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ बहुत जोर से खींचा था। जैसे ही डस्टर वहां पहुंचने वाला था तभी एक बड़ा सा हाथ क्लोई की नजरों के सामने आया और डस्टर छीन लिया। क्लोई पीछे मुड़ी और उसकी एड़ी सीधा एकदम झटके से नीचे जमीन पर आ गिरी और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया था। उसके मोच वाले पैर ने जवाब दे दिया और वो साइड में गिरने लगी। मैंने तुरंत फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। बॉस, हमारी नजरें मिली, लेकिन क्लोई तुरंत ऐसे पीछे हटी जैसे उसे कोई चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसने एकदम बहुत ज्यादा घबराते हुए मुझसे पूछा कि क्या तुम अभी घर नहीं गए हो? मैंने बिना कोई जवाब दिए उसे घूरा। फिर मैंने अपने हाथ में पकड़े उस डस्टर को कुछ बार हवा में उछाला और फिर उसे एकदम फुल स्वैग में ऊपर उठा लिया था। हाँ, मैं बहुत आसानी से एकदम ऊपर तक पहुंच गया था। फिर बिना कोई जवाब दिए मैंने डस्टर को हवा में उछाला और फिर उसे ऊपर उठाया। हाँ यार, मैं सच में बहुत आसानी से एकदम ऊपर तक पहुंच ही गया था। सच में वो पूरा बोर्ड साफ करने के बाद मैंने उस डस्टर को सीधा पोडियम पर फेंक दिया। अब मुझे अच्छे से समझ आया कि मैं कभी बोर्ड साफ क्यों नहीं करता था। और फिर भी अगले दिन टीचर्स मेरी वॉट लगाने क्यों नहीं आते थे। भाई साहब, मुझे सच बता, क्या तू हमेशा से मेरी ड्यूटी करती आ रही है? वो धीरे से बोली। नहीं, उसकी आंखें खुद को कसूरवार मानते हुए चारों तरफ इधर उधर घूम रही थी। उसने मुझे एक झटके में देखा। अगर बस इतना ही है तो मैं वापस पढ़ने जा रही हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला, आज के लिए अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, समझे? तुम्हारे टखनों में दर्द है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्लोई ने तुरंत मना करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने थोड़ा सा मुंह बनाया था। तुम कहाँ रहती हो? क्या वो बहुत दूर है? वो बोली, ज्यादा दूर नहीं। मैंने उसे एकदम शक की नजर से देखा। शायद क्लोई बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान उसके घर पर कभी भी आए, क्योंकि वो छुपाना चाहती थी। उसमें काफी ज्यादा गुरूर था, इसलिए मैंने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। मैंने बस बेशर्मी से कहा, ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ 6:30 बजे तक ही पढ़ाई कर सकती हो। जैसे ही 6:30 बजेंगे तुम सीधा अपने घर निकलोगी। बिना कोई बकवास किए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैं यहीं रुककर तुम पर नजर रखूंगा। क्लोई मुड़ी और नफरत से मुझे घूरते हुए गुस्से में अपना होंठ काट लिया। वो बोली, तो फिर मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ बॉस। मैंने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। मैंने बोला, हाँ, अब हुई ना कुछ काम की बात। जैसे ही उसने अपना बैग पैक किया मैं तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मुझे पोडियम के पास कुछ हलचल सुनाई दी थी यार। मैंने पीछे मुड़कर देखा, क्लोई बहुत ही ज्यादा सावधानी से पोडियम पर गिरी हुई चौक की धूल साफ कर रही थी। उसने कहा था कि वो मेरी ड्यूटी नहीं कर रही है, फिर भी उसने मेरा वो पूरा काम कर दिया था। वहां उसे अच्छे से साफ करने के बाद ही वो अपना बैकपैक लेकर वहां से आगे बढ़ी, सिर झुकाए हुए। वो अजीब तरह से मेरे पास से जल्दबाजी में निकल गई। मैं जोर से हंसा और उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर से एकदम पत्थर, लेकिन अंदर से मोम। इस बात का जीता जागता सबूत मुझे आज मिल गया था। मैं अपनी बाइक के साथ क्लोई के बगल में स्कूल गेट तक चला। हम अलग होने ही वाले थे कि मैंने अपनी पीछे वाली सीट प्यार से थपथपाई थी। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने दो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्लोई ने अपनी स्लीव एकदम कसकर पकड़ी और थोड़ी उलझन में दिखी। उसने कहा, नहीं शुक्रिया तुम्हारा। अगर गलती से मेरे पापा ने किसी अनजान लड़के को मेरे पास देख लिया तो वो क्या करेंगे? क्लोई ने अपना सिर नीचे की तरफ किया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, वो उसे डंडे से पीटते हुए भगा देंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारे पापा सच में इतने खतरनाक हैं? क्लोई के चेहरे पर अचानक से बहुत शर्मिंदगी छा गई। उसने अपनी स्लीव कसकर पकड़ी। हाँ, मैं सिर हिलाया और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुड़कर चुपचाप चली थी। मैंने कहा, अरे तुम्हारे तमीज वाले मैनर्स कहाँ गए? क्या कोई गुड बाय भी नहीं बोलोगी? क्लोई के उस शांत चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से मुझे बाय कहा और मैं वहां एक बाप जैसी गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ मजे से खड़ा रहा। चलते हुए उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। पूरी तसल्ली होने के बाद मैं अपनी बाइक पर बैठा और सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मुझे वहां से जाते हुए सुनकर क्लोई पीछे मुड़ी थी। वो वहीं खड़ी मुझे अपनी बाइक चलाते हुए दूर जाते देखती रही और जब मैं भीड़ में पूरी तरह से गायब हो गया तब जाकर वो वापस मुड़ी ढलते हुए नारंगी सूरज की तरफ सामने देखते हुए उसने बहुत ही प्यार से अपने बाल कान के पीछे किए थे। उसका वो कतई जहर और एकदम मासूम चेहरा ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। रिजवे हाई स्कूल के बाहर वो नीला और गुलाबी बैकपैक अब धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे थे। सड़क के उस पार रेहड़ी वाले रैप्स और फ्राइड राइस केक बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। उनकी वो आवाजें हवा में ऐसे गूंज रही थीं जैसे वो किसी एकदम शांत और बहुत सुकून भरी खूबसूरत जिंदगी का कोई मीठा गाना गा रहे हों। मैं अब दबाकर पढ़ाई करूंगा और अपनी जिंदगी एकदम बदल कर रख दूंगा। मैं सीधा एक टॉप की आईवी लीग यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेने वाला हूं। मैं ईथन हेस पूरे फेयरव्यू का नंबर 1 टॉपर बनकर दिखाऊंगा। घर वापस आकर मैं अपने लिविंग रूम में एक स्टूल पर अपना एक पैर रखकर सीना चौड़ा करके एकदम बॉस वाले फुल एटीट्यूड में खड़ा हो गया था। छत की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए मॉम और डैड के सामने पूरे भौकाल में अपना वो बड़ा ऐलान जोर से कर दिया। मॉम ने बड़ी मासूमियत से ताली बजाई, लेकिन फ्रैंक ने अपनी मेज से मुझे ताना मारा। उसने सूरजमुखी के बीच का एक छिलका सीधा फर्श पर थूक दिया। मुझे अचानक लगा कि मेरा डैड अपनी जवानी में थोड़ा बहुत विल फेरेल जैसा दिखता था। खासकर अभी जब उसने मेरा इस तरह मजाक उड़ाया तो वो एकदम वैसा ही लग रहा था।
फ्रैंक ने नताली की तरफ देखा और मेरा पूरी तरह मजाक उड़ाते हुए बहुत ही सार्कास्टिक टोन में कहा कि देखा, ये एकदम फिसड्डी बच्चे ही हमेशा सबसे बड़े और ऊंचे सपने देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरा बिल गेट्स का गेम बजाने और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का सपना भी अब मुझसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनते ही नताली ने फ्रैंक के कंधे पर जोर से मारा और बोली, अपने ही सगे बेटे के बारे में ऐसी फालतू बातें कौन करता है, उसे कम से कम थोड़ा मोटिवेट तो करो। फ्रैंक ने फिर से मुंह चढ़ाया और बहुत ही चिल मारते हुए आराम से एक और बीच फोड़ा। मैंने बोला, माफ करना डैड, लेकिन मैं पिछले सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में नीचे से सेकंड था, अब मैं ऊपर आ गया। फ्रैंक मेरी ये बात सुनकर एकदम शॉक में मुझे घूरने लगा और उसके हाथ से वो सारे बीज नीचे गिर गए। क्या सच में मेरे बेटे? उसका ये शॉकिंग रिएक्शन एकदम सही भी था, क्योंकि मैं सच में पिछले पूरे 2 सालों से लगातार एकदम लास्ट आ रहा था। और हाँ, इस बार किसी ने एग्जाम छोड़ दिया था, इसलिए मैं ऊपर आ गया। ये सुनकर फ्रैंक की हंसी एकदम से गायब हो गई। उसने अपने बचे हुए बीज प्लेट में फेंक दिए। इस नमूने लड़के की बकवास सुनने के चक्कर में मेरी जिंदगी के कुछ कीमती सेकंड्स बर्बाद हो गए। मेरे पुराने वाले जमाने में मैं बिना कुछ किए आराम से 100 में से 37 नंबर तो ले ही आता था, और तू साले मुश्किल से 150 में से सिर्फ 20 नंबर ही ला पाता है। सच में हर नई पीढ़ी एकदम घटिया होती जा रही है। मैं चुप हो गया। शायद मुझे पता चल गया था कि मैं स्कूल में इतना ज्यादा डम क्यों होता था। फ्रैंक ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, खैर छोड़ो यार, मैं भी बिना बात के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं सीधा मार्केट जा रहा हूं। नताली थोड़ा सा कंफ्यूज दिखी और बोली, क्या कैरोल वहां मार्केट में नहीं है? उसका पोता पैदा हुआ है, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी है। अब हमारे पास स्टाफ की काफी कमी हो गई है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया और मैं फौरन बोला, डैड, मैं एक बंदी को जानता हूं जो कैरोल की जगह परफेक्ट काम कर सकती है। उसने पूछा, कौन? मैंने कहा, मेरी क्लासमेट एक स्टूडेंट है। क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत उस बुढ़े आदमी को जोर से पकड़ा और उससे बहुत ज्यादा मिन्नतें करते हुए मनाने लगा, वो स्कूल के बाद भी काम कर सकती है, बस आप उसे थोड़े कम पैसे दे देना। फ्रैंक ने इस बारे में सोचा और बोला, बात तो सही है, अगर इससे उसके ग्रेड्स खराब होते हैं तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मेरे लिए एक दुश्मन कम हो जाएगा। उसका ये लॉजिक सच में बहुत अजीब था, लेकिन मैंने एक नकली सी स्माइल दी और उसे अपना थम्स अप दिखा दिया। आप सच में बहुत दूर की सोचते हो डैड। ये बात सुनकर फ्रैंक ने फुल स्वैग में अपना सिर ऊंचा कर लिया। बिल्कुल सही कहा बेटा। नताली ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों बाप बेटे का कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रैंक ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है, कल उस लड़की को इंटरव्यू के लिए लेकर आना। डैड के जाने के बाद मैंने पूरे लिविंग रूम में अपनी नजरें घुमाई और धीरे से पूछा कि लिली कहाँ है। नताली ने अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे डैड और मैंने अभी अभी लिली को एक तगड़ा वाला लेक्चर सुनाया है। मैंने पूछा, क्यों? नताली ने अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली और बोली, तुम्हारी बहन एक ऐसे आदमी के ज्यादा करीब आ गई है, दिमागी रूप से पागल है, और वो हमेशा ईस्टब्रुक मिडिल स्कूल के बाहर खड़ा रहता है। उसके टीचर ने हमें ये बात बताई। तुम्हारे डैड और मुझे चिंता है कि कहीं उसे चोट न लग जाए। ठीक उसी वक्त लिली के कमरे का दरवाजा झटके से खुला। वो छोटी सी लड़की बाहर निकली और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर ओवरऑल्स, अंकल बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है। वो अपनी क्यूट से गुलाबी भालू वाले पजामे में वहां खड़ी थी और उसने एकदम गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए बहुत ही जोर से अपना वो दरवाजा वापस बंद कर लिया। मॉम ने मुझे बैठकर पूरी कहानी एकदम डिटेल में बताई और फिर उसके बाद मुझे ये पूरा का पूरा माजरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया था कि ये सारा का सारा बवाल मेरी छोटी बहन लिली के स्कूल ईस्टब्रुक मिडिल के एकदम बाहर का था। वहां एक बच्चों जैसे दिमाग वाला मिडिल एज का आदमी हमेशा पागलों की तरह घूमता रहता था और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसे एकदम जोकर कहकर बुलाते थे। लेकिन जैसे ही लिली ने उसे मिस्टर ओवरऑल्स कहकर बुलाया तो मुझे मेरी वो पुरानी यादें अचानक से वापस आ गईं, क्योंकि मैं भी तो ईस्टब्रुक में पढ़ा था। वो आदमी उस वक्त भी गेट के आसपास ही भटकता रहता था जब मैं वहां का एक स्टूडेंट हुआ करता था। तब से ही वो दिमाग से कमजोर था, लेकिन दिखने में बहुत हैंडसम था। वो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनता था और उसे अपना नीला ओवरऑल पहनना पसंद था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता था। लेकिन उस टाइम बाकी बच्चों को उसे बुली करने में बड़ा मजा आता था। वो उस पर पत्थर फेंकते थे, उसकी पीठ पर मारते थे और फिर मजे से हंसते हुए वहां से भाग जाते थे, या फिर उसे चारों तरफ से घेर कर बहुत भद्दी गालियां देते थे। बेचारे मिस्टर ओवरऑल्स को कभी कुछ समझ नहीं आता था। फिर मैं बीच में जाकर उन लोगों पर जोर से चिल्लाता था, लेकिन स्कूल की एक लड़की को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन उसने झाड़ू उठाई और उन बुली करने वाले बच्चों की तरफ दौड़कर उन्हें वहां से भगा दिया। उस दिन वो एकदम किलर वाइब दे रही थी, जैसे कोई सुपर हीरो दुनिया की शांति बचाने के लिए अपनी असली फॉर्म में आ गया हो। मुझे उसका नाम कभी पता नहीं चला। मुझे बस इतना याद है कि वो बहुत दुबली पतली सी थी और उसके लंबे और एकदम बिखरे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा मिस्टर ओवरऑल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वो उसे देखकर हमेशा ऐसे मुस्कुराता था जैसे कि वो लड़की उसकी अपनी खुद की सगी बेटी हो। वो खुशी के मारे उसके आसपास नाचने भी लगता था। लिली के दरवाजे को घूरते हुए मैं एकदम शांत हो गया। मिडिल स्कूल में एक लड़की ने मिस्टर ओवरऑल्स को बहुत ही तगड़े तरीके से प्रोटेक्ट किया था। मिडिल स्कूल के उस टाइम में अब तक तो वो लड़की भी एकदम मेरी ही तरह बड़ी होकर हाई स्कूल में पहुंच चुकी होगी, इसलिए अब इसमें कोई भी शक नहीं था कि बेचारे मिस्टर ओवरऑल्स ने स्कूल में अपनी उस इकलौती रक्षक को हमेशा के लिए खो दिया था और वो अकेले पड़ गए थे। अब लिली ने उसकी जगह ले ली थी और उसी की तरह इंसाफ कर रही थी। ये ख्याल आते ही मैं मॉम की तरफ पलटा। मॉम, मुझे लगता है कि आपको ये पूरी कहानी सुननी चाहिए। लिली को सजा देनी है या नहीं, ये तय करने से पहले ही नताली एकदम सुन्न होकर खड़ी रह गई। जब मैं सीधा लिली के कमरे की तरफ गया, उस 14 साल की लड़की का कमरा एकदम अल्ट्रा गर्ली था। गुलाबी रंग का बेड, गुलाबी फर्नीचर और गुलाबी रंग के बहुत सारे स्टफ्ड सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे। खिलौने अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुलाबी समुद्र में डूब गया हूं। ये देखकर एकदम साफ हो गया था कि लिली ही उनकी असली औलाद थी और मुझे उन्होंने किसी कचरे के डिब्बे से उठाया था। वैसे अब याद आया, क्लोई को भी गुलाबी रंग बहुत पसंद था। तुम्हें क्या चाहिए? लिली टेडी बियर गले लगाए मुंह फुलाकर बेड पर बैठी थी। वो मुझे सच में बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई लग रही थी और उसका मूड एकदम खराब लग रहा था। मैं दरवाजे के सहारे झुककर खड़ा हो गया और स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। अपने मिडिल स्कूल के टाइम में मिस्टर ओवरऑल्स मेरे दोस्त हुआ करते थे। सच में वो बहुत प्यारे और एकदम शरीफ इंसान है। वो अपनी लाइफ में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, इसलिए मैंने कुछ बार उन्हें बचाया था। लिली ने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली नजरों से देखा। उसके भाई को मिडिल स्कूल के टाइम से ही एक बहुत बिगड़े हुए लड़के का टैग मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा था। उसने हाँ में सिर हिलाया, एकदम सही, वो सच में बहुत अच्छे हैं। आज लंच के टाइम पर मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को वहां सड़क के उस पार बैठकर बहुत ही प्यार से उन्हें अपने हाथों से चावल खिलाते हुए देखा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लिली को समझाया, देख मैं तेरे उन्हें प्रोटेक्ट करने के एकदम फेवर में हूँ, लेकिन अगर कभी भी सिचुएशन तेरे कंट्रोल से बाहर होने लगे तो मुझे बुलाना, मैं सब काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। बात भेजे में घुसी लिली मुस्कुराई, उसने प्यार से अपना सिर हिलाया और अपने उन छोटे नंगे पैरों को हवा में मजे से झुलाने लगी। पहली बार मुझे अपना भाई इतना ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लगा। मैं लिली के कमरे से बाहर निकला और सीधा अपने कमरे में वापस आ गया। फिर मैंने बेड के नीचे से एक धूल भरा डब्बा निकाला। उसके अंदर मेरे हाई स्कूल के पहले 2 साल की सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी। यार बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इन किताबों को रद्दी वाले के पास कबाड़ में नहीं बेचा। अगर मैं पुराना वाला ईथन होता तो पक्का ऐसा ही कोई लोचा करता। मैंने उन किताबों को अच्छे से साफ किया और ले जाकर अपनी डेस्क के ऊपर आराम से रख दिया। मैं उन पहले 2 सालों की पढ़ाई में एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा था, क्योंकि मैंने क्लास में कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि मेरे टीचर्स हमेशा क्या बोलते थे, ये लड़का सच में बहुत होशियार है, बस पढ़ाई में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। लेकिन इस बार मैं अपना पूरा 100% जोर लगाने वाला था। एकदम बवाल। मुझे ये पता लगाना था कि क्या वो सच में मुझे होशियार मानते थे या बस ऐसे ही बोलते थे। लेकिन भाई पढ़ाई करने से मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद लिली छोटी सी शॉर्ट्स पहने हुए अपने गोरे पैरों को दिखाते हुए हाथ में फलों की एक प्लेट लेकर अपने भाई के कमरे का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ गई। उसकी वो मीठी सी आवाज अचानक से एक खौफनाक चीख में बदल गई, क्योंकि मैं अपनी डेस्क पर सामने एक खुली हुई किताब रखकर आराम से बैठा हुआ था। छत से एक रस्सी लटक रही थी जो सीधा मेरे गले में बंधी थी। मैं अपनी आंखें घुमाते हुए ऐसे हाफ रहा था जैसे मैं साक्षात अपनी मौत या फिर अपनी किस्मत से कोई बहुत तगड़ी जंग लड़ रहा हूं। बाल बांधकर जगाए रखने वाली वो बहुत पुरानी और एकदम क्लासिक निंजा टेक्निक रिजवे हाई स्कूल को पूरे फेयरव्यू के सेकंड ईयर वाले सबसे खास और टॉप एलिट हाई स्कूल्स में से एक माना जाता था। सबसे बेहतरीन स्कूल फेयरव्यू एकेडमी था। उनके पढ़ाने का वो एकदम फ्री और रिलैक्स वाला तरीका इतना बवाल था कि वहां के पूरे 90% बच्चों का टॉप कॉलेजों में आराम से सिलेक्शन पक्का हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ रिजवे के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त थे और उनका कंट्रोल सिस्टम इतना भयंकर था कि उनका सिलेक्शन रेट 50% के आसपास ही अटक कर रह जाता था। अगली सुबह मैं अपनी साइकिल चलाकर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। मैं तो वैसे हमेशा अपनी सुबह वाली पढ़ाई खत्म होने के काफी बाद ही स्कूल पहुंचता था, लेकिन आज सुबह के सिर्फ 7 ही बज रहे थे। मैं अपनी साइकिल के साथ पैदल चलते हुए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े थे और मेरी गर्दन पर रस्सी का वो लाल निशान भी साफ दिख रहा था। तभी मैंने देखा कि एक टीचर ने मेडिसिन को रोक लिया है। तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है और तुम्हारी ये स्कर्ट इतनी ज्यादा छोटी क्यों है? सच बताओ तुम कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? मेडिसिन ने गिल्ट में अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने एक सफेद टी शर्ट और नीले रंग की प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके खुले हुए गोरे पैर स्कूल में मौजूद सबका बहुत सारा टेंशन अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी साइकिल के साथ गेट के अंदर चला गया। मेडिसिन ने अचानक ऊपर देखा और मुझे घूरा। उसने एकदम शॉक में यकीन न होने पर अपनी आंखें मली। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? ये ईथन इतनी सुबह यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है? तभी पहले पीरियड की बायोलॉजी क्लास के लिए जोर से घंटी बज गई। भाई, रयान ने अपना खूबसूरत सा चेहरा डेस्क पर पटका और बहुत जोर जोर से खराटे लेने लगा। मैंने बहुत शांति से वो बंस चुपचाप क्लोई की डेस्क के अंदर डाल दिए जो मैं खरीद कर लाया था। मुझसे फालतू की बहस मत करना, क्लास खत्म होने के बाद इन्हें खा लेना। क्लोई मेरी गर्दन को घूर रही थी जैसे वो मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हो। ज्यादा टेंशन मत ले, मैं कल रात बहुत देर तक जाकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए जगह रहने के लिए मैंने अपनी गर्दन को बांध लिया था। ये सुनकर क्लोई ने मुझे एकदम अजीब सी नजरों से घूरा। मैंने कहा, तू फालतू का लोड मत ले यार। फिर मैंने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की, अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर नीचे डेस्क पर आराम से रख लिया। भाई, बेसिक्स क्लियर हुए बिना क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं था मेरे लिए, तो ये किसी एलियन भाषा जैसी थी। मैं आराम करके कल वाली पढ़ाई को अपने दिमाग में रिवाइज कर सकता था। क्लोई ने उन एकदम गर्म बंस को छुआ और हिचकिचाते हुए अपने होठों को एक साथ दबा लिया। जब मैं सो रहा था तो उसने छुपकर उनमें से 2 बंस अपने लंच बॉक्स में डाल लिए। मैंने उसकी ये हरकत नोटिस कर ली थी, लेकिन मैंने सरेआम उसकी पोल नहीं खोली। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैंने नींद से जाकर अपना सिर ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बात को बोलने की अपने दिमाग में अनगिनत बार रिहर्सल की हो। क्लोई बहुत तेजी से मेरी तरफ घूमी और पूरी ईमानदारी के साथ मुझसे अपनी बात कन्फेस करते हुए बोली, मैंने अभी बस 2 बंस खा लिए हैं तो तूने उन्हें खा लिया। अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे ये रिपोर्ट क्यों दे रही है? क्लोई ने ऑकवर्ड होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर अचानक से पीछे मुड़ी और शर्म के मारे उसके दोनों कान एकदम लाल हो चुके थे। भाई, वो झूठ बोलने में सच में बहुत बेकार थी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार ये बात नोटिस की थी कि कोई झूठ बोलते हुए भी इतना ज्यादा क्यूट और प्यारा लग सकता है। तभी अचानक से हमारे बायोलॉजी टीचर जोर से बोलने लगे, आम इंसान का नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 90 बीट्स प्रति मिनट होता है। क्या आप लोगों को पता है कि असल में लाई डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं? हमारी पल्स रेट उन निशानों में से एक है जिसे वो लोग मशीन से नापते हैं। अब तुम अपने डेस्कमेट के साथ पेयर बनाओ और एक दूसरे की पल्स चेक करो। एकदम असली पल्स लाई डिटेक्टर। मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने क्लोई की तरफ देखा, लेकिन उसने घबराकर अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे छिपा लिए और मुझे बहुत शक भरी नजरों से देखने लगी। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हारी पल्स टेस्ट करूंगी। क्लोई इससे पहले कभी भी इतनी प्रोएक्टिव नहीं हुई थी। मैंने भी मन में कहा, जो भी हो यार। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपना हाथ डेस्क पर रख दिया। फिर क्लोई ने बहुत प्यार से अपनी गोरी उंगलियां मेरी कलाई के ऊपर आराम से रख दी। तभी अचानक पीछे बैठी हुई एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाई, टीचर, रयान की पल्स रेट बता रही है कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है। ये सुनते ही पूरी की पूरी क्लास ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। एकदम बवाल। वो लड़की रयान की डेस्कमेट जोए थी। जहां तक मुझे याद था वो ब्रूनो मार्स के पीछे एकदम पागल थी और उसकी सबसे बड़ी क्रेजी फैन थी। उसकी उंगलियां अभी भी रयान की कलाई के ऊपर रखी हुई थी। वो गहरी नींद में सो रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुका है। डिलन को मजे लेने का मौका मिल गया और वो आग में घी डालते हुए बोला, तो प्रिंसेस जोए, ये बच्चा आखिर किसका है? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? जोए ने बहुत गुस्से में घूरा। भाड़ में जा तू। बायोलॉजी टीचर का मुंह गुस्से से हल्का सा फड़कने लगा। उन्होंने कहा, फालतू की नौटंकी बंद करो। तुम सब लोग झूठ पकड़ने का टेस्ट कर रहे हो, ना कि प्रेगनेंसी का। उनकी बात सुनकर पूरी क्लास ने एक साथ बोर होकर अजीब सी आवाज निकाली। बायोलॉजी टीचर मुस्कुराए, क्या तुम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो?
पूरी क्लास फिर से एकदम निराश होकर चिल्लाने लगी। बायोलॉजी टीचर एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, जल्दी से अपने डेस्कमेट से कोई सवाल पूछो और चेक करो कि तुम्हारे उस सवाल का जवाब देते समय उनकी पल्स रेट तेज होती है या नहीं। मैंने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पूछो, तुझे जो पूछना है। क्या तुम्हें सब्जियां पसंद है? वो बस ठीक ठाक है। अरे ढक्कन, कुछ मसालेदार और एकदम तगड़ा सवाल पूछना मेरे भाई। क्या मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जानना चाहती हो? मुझसे कुछ भी पूछ लो। सच में वो बहुत पूछना चाहती थी, लेकिन क्लोई की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। उसने प्यार से ना में सिर हिला दिया। मैंने अपना हाथ पलटा और क्लोई के नाजुक हाथ को अपने हाथ के नीचे कसकर दबा लिया। फिर मैंने पूरी बेशर्मी से उसकी आस्तीन को ऊपर की तरफ धकेल दिया, जिससे उसकी वो पतली और बहुत ही गोरी कलाई बाहर दिखने लगी। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी नीली नस के पास पहुंची, एकदम से हवा टाइट हुई। क्लोई ने घबराहट में तुरंत अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। मैं उसे ही घूरता रहा। क्या तुम वो बंस छिपाने की वजह से नर्वस हो, या फिर इसके पीछे कोई और ही भयंकर लोचा है? मैं तुम्हारी पल्स आखिर क्यों नहीं चेक कर सकता? क्योंकि मैंने मना किया है, बस इसीलिए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी धड़कन सुनूंगा। मैंने बहुत धीरे से अपना कान उसके सीने की तरफ आगे बढ़ा दिया। भाई, वो डर के मारे खिसकते हुए तब तक पीछे हटती रही जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं मुस्कुराया और पूरी बेशर्मी से उसके और ज्यादा करीब चला गया, लेकिन मुझे अपनी लिमिट अच्छे से पता थी, इसलिए मैंने सच में उसे टच नहीं किया। अब मेरा सवाल सुनो। वो एकदम चुप रही। मेरे चेहरे पर एक बहुत खतरनाक और शैतानी स्माइल थी। भिड़ू, सच बताना, क्या तेरा कोई सीक्रेट क्रश है? ये सुनते ही क्लोई के दोनों कान तुरंत लाल टमाटर हो गए। उसकी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने ऑकवर्ड होकर अपना मुंह घुमा लिया।